तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखते ही देखते नए साल के 7 दिन आप लोगों के जा चुके हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये 7 दिन आप लोगों ने कैसे व्यतीत किए हैं। क्या जैसा आप लोगों ने डिसाइड किया था पहले दिन कि उसी तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किए हैं, या फिर कहीं कोई कमी खामियां रह गई है। अगर 21 दिनों तक आप लोग अपने पैटर्न को फॉलो कर पाते हो तो इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोग अपनी बहुत सारी आदतों को इंप्रूव कर पाओगे और अपनी लाइफ को भी एक प्रोडक्टिव लाइफ बना पाओगे, अपने टाइम को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। पर लेकिन इसके लिए आप लोगों को अपने ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बर्बादी अपने टाइम की हम लोग खुद ही करते हैं, कोई और नहीं करता है। और ये रियलिटी है, आप लोग जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी अच्छा है। और वरना तो बोलने वाले तो ये कहते हैं कि नहीं यार, हम तो अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और पूछो उनसे कि पढ़ाई कितनी की, कहते हैं कि टाइम नहीं मिला आज। तो ऐसी भी कंडीशन के लोग आप लोग को नजर आएंगे। तो अगर इस तरीके कैटेगरी में जिंदगी चल रही है तो अभी भी सुधर जाओ। उन्हें कहते हैं टाइम रहते हुए सुधर जाओ, वरना फिर वही बात आती है कि फिर पछतावे क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर पछताते रह जाना, उसके बाद में कास लग जाता है जिंदगी में। तो कास मत लगने दो यार जिंदगी में, अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन देकर चलो। तो बताओ कैसा रहा आप लोगों का दिन। मॉर्निंग में डिसाइड करो कैसा आप लोगों का दिन आप लोग चाहते हो, और इवनिंग में बताओ इस वीडियो के नीचे कि कितना आप लोगों ने उसमें से अचीव कर लिया है। तो अगर जिंदगी को इस पैटर्न में आप लोग लेकर चलोगे तो आप लोग हर एक अपने पल को इफेक्टिव बना पाओगे। बड़ी ही शानदार और बहुत प्यारी बात यहां पर बोली गई है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा काले रंग के बारे में, कई बार ऐसी बातें सुनी जाती है काला रंग जो है वो अच्छा नहीं रहता है। पर लेकिन यार यही काला जो रंग होता है ना, जिसको आप लोग ऐसे बोलते हैं, ये वही जो ब्लैक बोर्ड होता है वो लोगों की जिंदगी बदल देता है। हालांकि आज के दिन में व्हाइट बोर्ड आ गए और आज के दिन तो पीपीटी भी आ गई है, पर लेकिन कहने के लिए कि शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता है। जो चीज आप लोग की जिंदगी बनाती है वो आप लोगों को शुभ लगने लगती है, और कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को लगे कि यार इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो अशुभ लगने लगती है। पर रियलिटी में अगर आप लोगों को एक बात बताऊं ना, आप लोग बहुत सारे इससे सहमत भी होंगे कि अब अगर बात करें सबसे ज्यादा शुभ और अशुभ अगर कोई है तो वो हम खुद हैं अपने लिए, ठीक है। अगर मॉर्निंग में मैं आप लोगों को बोलूं टाइम पर उठकर अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से जिंदगी को फॉलो करोगे तो आप लोग शुभ होगे, और अगर नहीं करोगे तो आप लोग अशुभ होगे। यानी कि आप लोग खुद ही शुभ और अशुभ हो। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी चीज के ऊपर ब्लेम डाल देना कि बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा, छींक दिया तो काम नहीं बनेगा। अरे किसी की हिम्मत है, अगर आप लोग जिंदगी में एक बार कुछ करने के लिए ठान लो, बिल्ली तो क्या आप लोग हाथी से रास्ता कटवा लो और काम को रोक के दिखाओ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो है हमारे एक दिमाग के खेल है। हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए सारी ऐसी चीजें करते हैं कि लगता है कि हाँ यार ये ऐसे ही होता होगा, ठीक है। धोनी की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के शब्द जो है सोसाइटी में बनाए जाते हैं लोगों के लिए कि हाँ किसी के ऊपर ब्लेम डाल देना, हमारे टाइम पर ये चीजें नहीं थी इसलिए हम लोग ये नहीं कर पाए। सब फालतू की बातें होती है भाई साहब। आपके टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे इंसान मिल जाएंगे जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है, ठीक है। तो इसलिए ब्लेम करना कि ऐसा नहीं था ऐसे हो गया, अपनी कमियों को छुपाना, अपनी कमियों के बारे में न बताना, कहने में थोड़ी कड़वी लगेंगी बातें और सुनने में भी आप लोगों को, पर लेकिन ये रियलिटी है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी ही जल्दी जिंदगी सुधर जाएगी। तो कैसी चल रही है जिंदगी जरूर बताएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, पहले एक ओवरव्यू लेंगे आज के क्विज का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर को टकटकी लगाकर देखना है, काफी कुछ शानदार आप लोगों को जानने को मिलेगा। और कल तो आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मजा आ गया यार। इतने मतलब कहां से आ रहा है इतना जोश आज के डेट में? तो हाउस द जोश एसएलवी आर्मी लग रहा है कि अब आर्मी है मेरे साथ में, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को अपनी जो जिंदगी है सही तरीके से लेकर चलनी है। और इसी के साथ में हिंदू देखने के लिए मॉर्निंग में इतने सारे बच्चे उठ जाते हैं, ये अप्रिशिएट लगा मुझे, काफी एक बात लगी। एक बच्चे का मेल पढ़ रहा था अभी, उसने बोला मॉर्निंग में सर आपने पिटवा दिया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा है कि सर इतनी जल्दी आपने हिंदू की वीडियो डाल दी, तब तक तो मैं सो रहा था, मम्मी ने पिटाई कर दी, बोला कि वीडियो आ गई और तुम सो रहे हो तक। तो पिटना भी चाहिए भाई, पिटना चाहिए, ऐसी क्या बात है, पिटना तो चाहिए जब ऐसी हरकतें करोगे आप लोग। मतलब ये तो पिटने वाली बात ही है। मतलब सो रहे हो उस टाइम तक, सोच रहे हो आप लोग ने, मतलब आप लोगों को उठकर अपना शेड्यूल फॉलो करना चाहिए यार प्रॉपर टाइम में। ये क्या मतलब होता है? तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है आंटी जी को जिन्होंने पिटाई की। आज फिर लेना, फिर सुबह अगर सोता मिले तो फिर से पिटाई होनी चाहिए। यार चीजों को लेकर चलो अच्छे से। देखो टाइम को बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो जितना टाइम आप लोग वेस्ट करोगे ना, आप लोग इतनी ही ज्यादा जिंदगी में चीजों को बर्बाद होते हुए पाओगे। तो जल्दी से जल्दी टाइम को इन्वेस्ट करो अच्छे से यूटिलाइज करके, और अपनी जिंदगी को एक पैटर्न में लेकर चलो, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। काफी कुछ आज शानदार आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कुछ तो यहाँ पर पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, बाकी इसके अलावा भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है, बेरोजगारी के बारे में। अगर यहाँ पर बेरोजगारी जो होती है वो कई कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। मैंने ओनली 2 कैटेगरी यहाँ पर डाली है, बाकी सारी कैटेगरी कौन सी है तो पूरा एक इकोनॉमी का चैप्टर आप लोगों को कवर करा दूंगा जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला है आप लोगों का, ठीक है। अगर किताब भी आप लोग उठाएंगे उसमें भी आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मिसमैच जब होता है जॉब में, अवेलेबिलिटी में और स्किल में। यानी कि मैं बोलूं किसी पर्टिकुलर बंदे को यार मुझे पीपीटी बनाकर दे दो, और वो बच्चा बोले
कि सर पीपीटी तो नहीं आता है मुझे बनाना, पर हाँ इसके अलावा और जो भी बोलोगे वो कर लूंगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और आप लोग बता क्या रहे हो, तो दोनों में मिसमैच हो गया। तो इसका मतलब है कि जो चाहिए वो नहीं है और जो आप लोगों के पास में है वो मुझे भी फिलहाल चाहिए नहीं। तो ये क्या हो गया, मिसमैच हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। एक इसी तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है कि एक रिजल्ट होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है, कहीं रिसेशन आ गया, 2008 में आप लोगों ने सुना होगा कि मंदी का दौर चल रहा है, तो वो वाला, तो लोगों की जॉब चली गई, तो उस टाइम पर भी जो है लोग हैं बेरोजगार हुए काफी ज्यादा। तो इसको क्या बोलते हैं, किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ये आप लोग को बताना है। अभी रिसेंटली कई सारे यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल के मेंबर थे, कई सारे का जो परमानेंट 5 मेंबर है, उनके द्वारा कसम खाई गई कि जो भी न्यूक्लियर वेपन यूज करते हैं उसको रोकेंगे और आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन कौन से मेंबर हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही होना चाहिए। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। तो NAFED, तो ये NAFED क्या है, इसके बारे में बताना है आप लोगों को। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे आखिर क्या है। इसी के साथ में 1 डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर 1 प्रोडक्ट जो ये ब्रांड है, ये प्रधानमंत्री PMFME, तो ये क्या है बेसिकली, इस स्कीम का नाम आप लोगों को बताना है। और कैसी है ये स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कॉमन सेंस से भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे दोगे यहाँ पर। चलो तुक्का ही मारकर बताओ कैसी स्कीम है, देखता हूँ कुछ किसका तुक्का सही लगता है। एंटी अपार्थाइड कैंपेन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर दासमोंड टुटू के बारे में बात करेंगे। तो समझेंगे यहाँ पर, इनके बारे में कई सारी बातें बताऊंगा। इनको नोबेल पीस प्राइज किस ईयर में मिला था, ये आप लोग को बताना है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में CMI क्या है, इसके बारे में आप लोग बताइए, जो कि यहाँ पर काउंट करती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए हो सकता है आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें देखने को मिले जो कि काफी डिटेल में हो जाती हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इतनी डिटेल में क्यों बताते हो। यार देखो, अगर किसी पर्टिकुलर अगर आर्टिकल की सारी चीजें आप लोगों के पास में होगी ना, अब आप लोगों से कोई इंटरव्यू में पूछ ले, आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दे, आप लोगों से कोई डिस्कशन कर ले, मतलब आप लोग समझो कि हर तरीके से आप लोग तैयार हो चुके हो। और डेली जो मैं आप लोगों के साथ में लोगों के सिलेक्शन की जो बातें शेयर करता हूँ, वो यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी ना है, वो इसी तरीके से होता है जो चीजें आप लोग फॉलो करके चल रहे हो, जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आंसर राइटिंग में बात कर लो चाहे ऐसे में बात कर लो, हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक न्यूज जो है वो डिटेल में जानेंगे। तो टकटकी लगाकर न्यूज को देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। आप लोगों को पता है आज की डेट में जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, उसमें हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट कर भेजते हैं और फिर वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं। ऐसी एक संसद जो है वो आप लोग को इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलेगी और उस संसद को आप लोग बोलते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो उसी यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर भी एक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। रीजन क्या है इसका न्यूज में रहने का, ये न्यूज में इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी कई सारे नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो अल्बेनिया हो गया, ब्राजील हो गया, गबन हो गया, घाना हो गया और यूएई हो गया। कुछ तो ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर इसको ज्वाइन कर चुके थे, और कुछ ऐसे हैं जो अभी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये काफी अच्छे से कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा ये आर्टिकल डिटेल में कवर किया गया, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। समझेंगे पहले यहाँ पर, बाद में इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम भी इसके मेंबर कभी बने हैं, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। पहले इसके ऊपर नजर डालते हैं। अगर बात पूछ ले आप लोगों से कोई कि हम कितनी बार यहाँ पर इसके नॉन परमानेंट मेंबर बने, आप लोग बोलेंगे सर नॉन परमानेंट मेंबर ही क्यों, कि यार परमानेंट मेंबर भी तो बन सकते हैं, परमानेंट मेंबर नहीं बनते यार। बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती है कि फिक्स होती है कि हाँ ये हो गया तो बस हो गया। ठीक है, तो 5 परमानेंट मेंबर हैं ऑलरेडी, जो कि चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और इसी के साथ में यूएसए। ये 5 परमानेंट मेंबर जो है अपनी सीट जो है वो बिल्कुल गद्दी एक तरीके से बैठ गए सिलाकर कि हाँ इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो ये बिल्कुल अपना चिपक गए उस पर। तो इन्हीं के पास में वीटो पावर होती है। तो वीटो पावर क्या होती है, ये वो पावर होती है जिससे अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप लोग बात करेंगे कि हाँ उसको कोई भी काम करने से रोकना है, तो 5 में से एक ने भी बोल दिया कि ये काम नहीं होगा, तो भाई साहब वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई एक तरीके से घर में कोई ऐसा होता है कि जिद्दी सा बच्चा होता है कि नहीं ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल लोटपोट हो जाता है कि नहीं करने देंगे, तो वो वाला काम आप लोगों को इन 5 परमानेंट मेंबर का देखने को मिलेगा। पर ये लोटपोट नहीं होते हैं, पावर रखते हैं अपने पास में, ये बेसिकली किसी को कुछ करने नहीं देते हैं। हम लोग यहाँ पर 1950, 1951, 1967, 1968, 1972, 73, 1977, 78, 1984, 85, 1991, 92, 2011, 2012, उसी के साथ में फिलहाल अभी जो हम प्रेजेंट टाइम पर इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोले तो 7 बार पहले बन चुके हैं, एक 8वीं बार अभी रिसेंटली हम लोग इसके नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। तो हमारे हिस्से में ये स्वाद चखना कई बार आ चुका है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। टोटल मिलाकर आप लोग यहाँ पर
टोटल मिलाकर 15 मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। 15 में से जो 5 हैं वो तो परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 बाकी के जो बचे हुए 10 हो गए यहां पर, वो आप लोग को नॉन परमानेंट मेंबर यहां पर नजर आएंगे। यानी कि टोटल मिलाकर यहां पर 15 आप लोग को मेंबर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें जो यूएनएससी यानी कि जो यहां पर यूनाइटेड नेशन के अंदर हम बात करें, जो कि यूएनएससी जो है इसका एक ऑर्गन है, उसमें टोटल मिलाकर 193 मेंबर है। अलग अलग कंट्री जो देश है ना यहां पर, उनके बारे में आप लोग बोल सकते हैं। 2 ऑब्जर्वर आप लोग को देखने को मिलेंगे। ऑब्जर्वर कौन होते हैं? जो मीटिंग में तो पार्टिसिपेट करते हैं पर लेकिन वोटिंग राइट उनको नहीं होता है, उनको ऑब्जर्वर बोलते हैं। वही जैसे कहीं पर आप लोग बोलो कि कोई नया नया ट्रेनिंग करना है कि दूर बैठकर देखना अच्छे से कि काम कैसा चलता है यहाँ पर, ठीक है, जब सीख जाओ तो फिर तुमको काम करने के लिए देंगे, तो वो होता है बेसिकली ऑब्जर्वर का स्टेटस। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं यार पास्ट में एग्जाम में कि यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सुषमा स्वराज जी जो थी हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने काफी बड़ा एक तरीके से मुहिम चलाई थी कि हिंदी को भी यूएन की लैंग्वेज बनाया जाए, पर लेकिन हिंदी यहाँ पर यूएन की लैंग्वेज नहीं है और यहाँ पर चाइनीज है, ठीक है। तो यहाँ पर अरबिक होगी, चाइनीज होगी, इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, रशियन होगी और स्पेनिश होगी। ये यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। न्यूयॉर्क जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ में एंटिनस गुटेरेस जो है वो आज के डेट में इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। 1945 में बेसिकली इसका चार्टर यानी कि इसका संविधान बनाया गया था और इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था यहाँ पर 1945 में। तो यहाँ पर 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं जिसको आप लोग यूएन डे के रूप में बोलते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर ये जरूर इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि टोटल मिलाकर आज की डेट में यहाँ पर 8वीं बार हम लोग यहाँ पर इसके मेंबर बन चुके हैं। तो अभी जो नए नए यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हैं, हालांकि ये भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इनमें से कई सारे, जैसे कि अल्बेनिया हो गया, ब्राजील हो गया, घाना हो गया, गबन हो गया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। तो अल्बेनिया जो है वो यहाँ पर अभी एक तरीके से मेडल है, यानी कि वर्जिन है, अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहा है इसको। ब्राजील जो है वो 11 टाइम प्लेयर हो चुका है यहाँ पर, काफी बार जा चुके हैं। गबन और घाना जो है यहाँ पर ये भी 3-3 बार और यूएई भी एक बार यहाँ पर एक्सपीरियंस ले चुका है। पर लेकिन अगर पूछ ले कि पहली बार कौन बना है, तो ये बना है अल्बेनिया। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। जब अल्बेनिया की बात एक बार हो ही गई है तो देख लेते हैं कहां पर एग्जैक्टली लोकेशन है इसकी, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से डायरेक्ट मैथ मेंबर को क्वेश्चन भी पूछ ले तो कंफ्यूजन अब आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं यहां पर ये एग्जैक्ट लोकेशन, यहां पर ये ऊपर एड्रियाटिक सी हो गया और यहां पर देखिए नीचे ये हो गया यहाँ पर आनियन सी। तो ये यहाँ पर सामने आप लोग देखो तो थोड़ा सा जूम आउट करो इसको, तो यहाँ पर सामने इटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंट्री है जो रिसेंटली अभी ये इसका पार्ट बनी है। ऊपर हो गया यहाँ पर कोसोवो, इसी के साथ में यहाँ पर ग्रीस हो गया, ठीक है। कई बार छोटी छोटी सी बातें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, तो एक मोटे मोटे तौर पर उनका छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर देखो जी कि कोई आता है तो कोई जाता भी है, ठीक है। उसके आने से कोई जाएगा तो इसके आने से आए बाहर, उसके जाने से भी यहाँ पर कुछ नुकसान हो गया, यानी कि जाने से कोई जाएगा तो खाली होगी तभी कोई आएगा ना, ठीक है। तो इस्टोनिया हो गया, नाइजर हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर सेंट विंसेंट हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर ग्रेनेडीज हो गया, टूनिसिया हो गया और वियतनाम हो गया। तो ये गए और इसके बाद में ये आए। तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताई इसके बारे में। पर इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो आप लोगों को याद रखनी है। आज के दिन में मैंने बताया कि 193 मेंबर है टोटल यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के अंदर में, पर लेकिन टोटल मिलाकर मोर देन 50 मेंबर ऐसे हैं आज तक का जो कभी इलेक्ट ही नहीं हुए हैं, यानी कि उनका नंबर ही नहीं आया। आप लोग बोलोगे क्यों यार, 15 तो टोटल मेंबर है, ठीक है, तो कैसे नंबर आ जाएगा। और इसी तरीके से घूम घूम के यहाँ पर अगर बात करें, कई सारी कंट्री ऐसी जो नई नई भी जुड़ती हैं बीच बीच में। और अभी यहाँ पर बात करें तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो ज्यादा ताकतवर बड़ी जनसंख्या वाली जिसके पास में पावर है वही कंट्री नॉर्मली यहाँ पर आप लोगों को मेंबर बनती है, जल्दी से नजर आती है। तो छोटी छोटी कंट्री ना कई बार इग्नोर कर देते हैं कि तुम क्या करोगे वहां जाके, तुम्हारी कौन सुनेगा मतलब कहने का ये कि उनका नंबर नहीं आ बेचारा, क्या ही बोल लूँ सब, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी 1945 में। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर 5 ऑर्गन इसके हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए हो गया, इसी के साथ में ट्रस्टशिप काउंसिल हो गया, इसी के साथ में इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया और सेक्रेटरीट हो गया। ये इसके ऑर्गन देखने को मिलेंगे। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आता है। और फाउंडेशन डे क्या है, ये 24 अक्टूबर, जिसको हम लोग यूएन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों से कोई पूछ ले यार हम लोग यहाँ पर मेंबर तो बने हैं, पर क्या हम लोगों ने कोई रोल प्ले किया है, क्या हम लोगों ने अभी ऐसा कुछ काम किया है यूनाइटेड नेशन के अंदर में कि हम लोग जाकर या फिर बैठकर वैसे ही चाय पानी पीकर आ जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है यार, चाय पानी के साथ में समोसा भी खाते हैं और चटनी भी खाते हैं मतलब क्या है, मतलब कि पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो आप लोग यही याद रखिएगा कि आज की डेट में अगर पूछ ले कि यहाँ पर जो वीटो पावर है, तो वीटो पावर जो है उसको किस आर्टिकल से निकाल कर लेकर आया गया है यूनाइटेड नेशन के। तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 27 आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएन का, जिससे वीटो पावर यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वनडे टाइप के जो एग्जाम होते हैं। अगर बात करूं यूएनएससी के बारे में यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट जो UHDR है, जो बेसिकली यहाँ पर इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट इंडिया के द्वारा किया गया, खासकर उस टाइम पर जब साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था, यानी कि रंग भेद की नीचे चल रही थी, यानी कि ये गोरों का है, ये कालों का है, ये स्टेडियम में गोरे जाएंगे, इस स्टेडियम में काले जाएंगे, यानी यहाँ पर इस बस में, यहाँ पर इस सीट पर यहाँ पर गोरे बैठेंगे, इसमें काले बैठेंगे। तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था यार। वो सारा डिस्क्रिमिनेशन हटाने में इंडिया ने बहुत हेल्प करी। और आप लोगों को पता है महात्मा गांधी जी जो है उनके द्वारा भी साउथ अफ्रीका में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था। कई सारे मूवमेंट उनके द्वारा चले गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया और बहुत सारे और भी इंसिडेंट देखने को मिले। अच्छा, हमारे देश में महात्मा गांधी जी जब रिटर्न आए थे वापस, आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी हम लोग कहाँ है, हम 7 जनवरी में, ठीक है। अभी वो रिटर्न आए थे 9 जनवरी को, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन से ईयर की 9 जनवरी को वो रिटर्न आए थे, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके दिन के बारे में आप लोगों से कई सारे जो टॉपिक हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो अपना सेलिब्रेशन तो याद रखना है, मजे लेने के लिए जो दिन होते हैं उनको थोड़े ना भूला करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा उसको याद रखेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अगर बात करें यहाँ पर पहले अगर बात करें तो एक तरीके से देखिए, अगर डिसीजन जो बनाने हैं, बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज है जो पहले, आज के दिन में बात करें, पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं, तो एडमिट करना फॉर्मर कॉलोनीज को टू यूएन, यानी कि एक तरीके से उनको इसके अंदर लेकर आना, जो भी यहाँ पर पहले अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करती थी। इसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट जो मिडिल ईस्ट में चल रहा था काफी लंबे समय तक, देखिए किसी न किसी कंट्री में कोई ना कोई इशू जुड़ा रहता है। जैसे अभी बात करें यूक्रेन वाला इशू चल रहा है, अभी बात करें तो यहाँ पर तिब्बत वाला इशू तो काफी लंबे समय से, जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग को पता ही है कि यूएन उसमें भी पार्ट यहाँ पर रहता है। इसी के साथ में बहुत सारी अलग अलग कंट्री अफ्रीका में, दुनिया भर की कंट्री ऐसी है जहां पर छोटे मोटे और बड़े बड़े विवाद चल रहे हैं। इसी के साथ में अगर बात कर देंगे तो अभी म्यांमार वाला इशू आप लोग देख ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है तांडव चलता ही रहता है। तो इसके चलते जरूरी हो जाता है कि उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रहे। मेंटेन करना पीस इन अफ्रीका, अफ्रीका में तो यह है जो एक बार गद्दी पर बैठ गया उसको लगता है फेविकोल का जोड़ लगा लो और छुटे ना गद्दी, बस तुम ही बैठे रहो उसके ऊपर। अफ्रीका में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, जो एक बार पावर में आ जाता है ना, छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता भाई साहब। तो ये काफी बड़ा इशू बन जाता है। इंडिया के अंदर बात करें तो हमारी कंट्री जो है यहाँ पर 43 पीस की मिशन में यहाँ पर जा चुकी है। आप लोगों को याद होगा जब जनरल विपिन रावत साहब जी के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो भी हेड किया था उनके द्वारा मिशन यूएन पीस कीपिंग का, ठीक है। तो वो आप लोग देखते हैं, और हमारी कंट्री के लगभग 1,60,000 से ज्यादा जो ट्रूप्स हैं वो आज तक यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन दे चुके हैं पर्टिकुलर मिशन के अंदर में। तो काफी बड़ी बात आप लोग ये बोल सकते हैं, हमारे देश का जो इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर। अब आप लोग बोलोगे यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्या होती है? अगर कहीं पर कोई भी लड़ाई झंगे झड़प होती है वहां पर, तो यूनाइटेड नेशन जो कि एक इंटरनेशनल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, और वहां पर अगर कोई भी फोर्स काम करती है तो उसको यूएन पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यूएन की खुद की कोई फोर्स है, तो अलग अलग कंट्री से फोर्स जाती है यहाँ पर। जो फोर्स नहीं भेजना पसंद करता है वो पैसे देता है, जैसे यूएसए वगैरह हो गया, जापान वगैरह, तो पैसे काफी ज्यादा देते हैं, पर हमारी कंट्री जो है वो फोर्स देती है। अगर बात करें यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है, यानी कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, इसी के साथ में हमारे देश का जो साइज है, हमारे देश की जो जीडीपी है, इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है, ठीक है, सिविलाइजेशन जो है, हमारी कल्चर जो है, हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इसी के साथ में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बोला यह जाता है कि हमारे जैसा देश जो यहाँ पर इसका परमानेंट मेंबर होना चाहिए यूएनएससी का। तो उसके बारे में कई बार कई सारे डिबेट डिस्कशन भी रहते हैं कि यार आज के डेट में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, इसको आप लोग देखिए, ये है हमारा गोला, ये है हमारा गोला, ठीक है। तो इस गोले पर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर कौन कौन है परमानेंट मेंबर, तो आप लोग को देखने को मिलेगा यूएसए है परमानेंट मेंबर, रशिया है परमानेंट मेंबर, चाइना है परमानेंट मेंबर। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर, जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, तो साउथ अफ्रीका से, सॉरी अफ्रीका से यहाँ पर एक भी परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है। तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कोई नहीं है। अगर आप लोग इधर जाएंगे तो पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कोई नहीं है। तो यानी कि यूएन कहने के लिए दुनिया का एक ऐसा बॉडी है, सबको रिप्रेजेंट करता है, पर रियलिटी में रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में थोड़ी रह गई हुआ, क्योंकि आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ ही नहीं है। इवन इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वो भी यहाँ पर परमानेंट मेंबर नहीं है। तो कैसा रिप्रेजेंटेटिव हो गया भाई ये? तो इसके में आप लोग कोई चेंज करो ना, कि लोग आके यहाँ पर अपनी बातें रख सके ढंग से, ना कि वीडियो पावर दे रखी है वो अपनी पीपनी बजाते रहते हैं, वहां पर किसी को कोई काम नहीं होने देता, अपने अपने फायदे के लिए वीडियो पावर यूज करते हैं, दुनिया के लिए तो करते नहीं वो यूज इसको। तो इसलिए 4 कंट्री ऐसी है, एक हो गया इंडिया, दूसरा हो गया ब्राजील, एक हो गया यहाँ पर जर्मनी, ठीक है, और एक हो गया साउथ अफ्रीका। तो ये क्वाड ग्रुप यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है क्वाड, यानी कि जिसमें 4 मेंबर होते हैं। किसी भी जो 4 एक जगह हो जाता है उसको आप लोग क्वाड बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितना सही बन गया, ठीक है। तो जो चारों मेंबर हैं ये बार बार बात करते हैं कि रिफॉर्म लेने कर आना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, ताकि यहाँ पर उसको ढंग से एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली बातें यहाँ पर बोली गई। आप लोग की क्या रहे इसके बारे में तो आप लोग जरूर बताइएगा, ओके। तो ये था बेसिक एक आर्टिकल, और ये अब आगे बढ़ते हैं। फीडबैक जरूर दिया करो आप लोग यार, कोशिश किया करो कि 1/4 तक कम से कम आप लोग यहाँ पर वीडियो को जो है वो सपोर्ट किया करो, ताकि वीडियो जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे। तो ये एक तरीके से फीडबैक होता है यूट्यूब के लिए कि हाँ ये वीडियो है वो कैसी है। आप लोगों ने एक चीज देखी इंटरेस्टिंग, बहुत कम एजुकेशनल वीडियो ऐसे हैं जो आप लोगों को मिलियंस में देखने को मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम अगर बात करें तो जैसे कि
मजाक वाली वीडियो हो गई या फिर आइटम सॉन्ग हो गए, ये सारी चीजें आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। पर एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो भी ट्रेंडिंग में आया करती थी, पर लेकिन आज की डेट में आप लोगों को रियरली कोई एजुकेशनल वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में नजर आएगी। मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर भी कई बार ऐसा लगता है कि मैंने कहा देश की जनता जा कहां रही है यार, ये इतना ज्यादा जो रिसोर्सेज देश के कहां बर्बाद हो रहा है। पर लेकिन मतलब क्या ही किया जाए उसके बारे में देखकर परेशानी तो होती है यार। देखो ये तो मुझे लगता है कई बार, ठीक है, मैंने कहा हमारा जो देश है उसको हम लोग विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं एक तरीके से, पर लेकिन रियलिटी में हम लोग चीजों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर तो करता है। आप लोग सोचते हैं कभी इन चीजों के बारे में? मेरा बड़ा दिमाग चलता रहता है। मैंने कहा यार एक तरीके से रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है ढंग से, ठीक है। ये आर्टिकल काफी प्यारा रहने वाला है, तो यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, और इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो ये समझिए कि इकोनॉमी का एक चैप्टर आप लोगों को कवर होने वाला है, तो अच्छे से टकटकी लगाकर इसको सुनना आप लोगों को। बात करते हैं किसके बारे में? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली 7.9 का दिसंबर के महीने में 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट जो ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिला, इनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि लोगों को बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर चीजें तो बहुत सारी है बोलने के लिए, पहले कोविड-19 आया, अब ओमिक्रॉन आ गया, अभी नई नई थ्रेट और आ रही है, तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो अभी यहाँ पर हालांकि कई जगह रिकवरी भी होती आती है, पर लेकिन रियलिटी में ये चीजें ऐसी हैं जो चलती रहती हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। कभी बोलते हैं कि हमारी कंट्री का के कर्व हो रहा है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिकवर कर चुके, कुछ ऐसे रिकवर नहीं करें। गवर्नमेंट बोलती है हमारा वी कर्व हुआ, यानी कि पहले हमारी इकोनॉमी नीचे गिरी अब ऊपर बढ़ रही है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर यू कर्व हो रहा है कि ऐसे आई पहले अभी नीचे चल रही है अब थोड़ा ऊपर उठेगी। बहुत सारे बोल रहे हैं साइन कर्व चल रहा है कि यानी कि ऊपर नीचे चलती रहेगी। तो सबकी अपनी अपनी फिलोसफी है, सुनते रहो और मजे लेते रहो। बाकी जो नॉर्मल है वो आप लोगों को पता ही है कि जो हाथ में नहीं है, लोग जो है बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं और जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें घपले हो रहे हैं, तो वो तो रियलिटी है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छे से कवर किया गया यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, तो समझेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर की जाती है। सबसे पहले बात करें ये डेटा कौन प्रस्तुत करते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर बात करें तो आप लोग एनएसओ भी बोल सकते हैं, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी यहाँ पर जो सीएसओ था, ठीक है, और इसी के साथ में जो एनएसएसओ था, इनको मर्ज कर एक नया ऑफिस बना दिया जिसको आप लोग एनएसओ बोलते हो। तो ये याद रखेगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बताती है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट कैसा है, यानी कि लोगों को जॉब कैसी मिलती है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि यार आप लोग जॉब बोलते रहे हो कैसे मिलती है, पर लेकिन बोलते किसको है कि यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयड है, और किसको बोलते हैं कि ये एम्प्लॉयड है। बात करते हैं वर्किंग के बारे में, तो जो इंगेज रहता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर उसको आप लोग एम्प्लॉयड बोलते हैं, यानी कि काम कर रहे हैं और उसको सैलरी मिल रही है, तो इसका मतलब ये पर्सन जो है वो एक एम्प्लॉयड पर्सन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये आ गया समझ में? जी हाँ बिल्कुल आ गया। तो यार ये बताओ अभी यहाँ पर कि अनएम्प्लॉयड कौन होता है? अनएम्प्लॉयड देखिए दो कैटेगरी आप लोग यहाँ पर समझिएगा। एक इंसान ऐसा है जो बेरोजगार है, जिसके पास में काम नहीं है, ठीक है। दूसरा इंसान ऐसा है जिसके पास में काम नहीं है। दोनों एक जैसे हो गया, आप बोलोगे कमी डिफरेंस क्या है? एक ए हो गया जिसके पास में काम नहीं है, पर लेकिन वो काम के लिए जरूरत भी नहीं है, उसको लग नहीं रहा है कि मुझे काम चाहिए, मतलब मजे में बिंदास लौट रहा है, अपना जिंदगी को एंजॉय कर रहा है पूरा, ठीक है। उसको लगता ही नहीं है काम चाहिए, जिंदगी जैसी कट रही है उसमें मस्त है, माँ बाप के पैसे जो है मिल जा रहे हैं टाइम पर, या फिर कहीं से कुछ भी जुगाड़ हो जा रहा है, अपनी जिंदगी मस्त कट रही है, यानी एक तरीके से अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो वो वाली जिंदगी इसकी चल रही है। तो ये ए कैटेगरी का जो इंसान है इसको आप लोग अनएम्प्लॉयड पर्सन ही बोलोगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन होगा? वो पर्सन होगा जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है और उसको वो चीज मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, यानी कि जो जॉब के लिए चाहता है कि उसको जॉब मिले, और जो यहाँ पर बेसिकली उसको एक तरीके से अवेलेबल फॉर वर्क यानी कि काम करने के लिए तैयार है, वो इंसान को आप लोग अनएम्प्लॉयड बोलोगे, ना कि वो कि यहाँ पर नाइदर सीक नोर अवेलेबल, यानी कि वो नहीं होगा जो ना तो काम चाहिए और ना ही काम करने के लिए अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या होगा? ये यहाँ पर अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट टू है उसके बारे में बोली जा रही है कि ये आप लोग यहां पर प्रेजेंट किया था। अब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कैसे निकालते हैं, तो याद रखना जितने भी अनएम्प्लॉयड जो यहां पर बेसिकली वर्कर है, ठीक है, और टोटल जो लेबर फोर्स है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर ये रेट निकल कर आ जाता है। ये ऐसा फॉर्मूला है, ये भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, हालांकि कि हाँ इसके बारे में कि हाँ किस तरीके से, नहीं आप लोगों को यह पता होगा, अगर पुराने पेपर आप लोगों ने देखे होंगे जो कि एपीएफसी का पेपर कराया गया था, शायद 2012 का पेपर था, ठीक है, वहां पर फॉर्मूला पूछ लिया गया था बीएमआई का, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं डायरेक्ट कि बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बता दो भाई साहब क्या था ये। तो बॉडी मास इंडेक्स चलिए बताइए, कई बार बता चुका हूं, रिवीजन कर लीजिए आप लोग अपना। बहुत सारे बच्चे काफी डिटेल में आंसर देते हैं, इसी तरीके से आंसर दिया करो, अच्छा लगता है यार जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हो।
वरना देखो कुछ है नहीं, मुझे तो बोलने में क्या जा रहा है, मैं तो बोल के चला जाता हूँ कि हाँ सर आए थे, बोल के चले गए, ठीक है, कि चलो कोई नहीं, तो फिर मतलब नहीं रह जाता उसका, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा मैंने पढ़ाया था आप लोगों के, मैं बोलूंगा कि मैंने ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो बोलोगे आपने बताया नहीं, मैंने कहा बताया था, फिर आप लोग बोलोगे नहीं बताया, मैंने कहा मैंने बताया था तो बैठकर बहस करने लगे मतलब थोड़ी ना है। तो इतनी बार चीजें बताता हूँ, उनको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लिया करो, जो भी आप लोगों को चीजें लगती है, ठीक है। खुद से रिविजन करोगे लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसी के साथ में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसी के साथ में फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है और वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो कितने सारे हो गए, तो यहाँ पर ये सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया अभी एक एक कर आप लोगों को समझाता हूँ, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, बिंदास तरीके से शांति में सुनिएगा। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट वाला, कि कौन कौन सी कैटेगरी के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। समझिए, पहले बोला यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या इसका मतलब, यहां पर आप लोग को ऐसा देखने को मिलेगा कि आज की डेट में कई सारे लोग आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एक्चुअल में मतलब जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में वहां पर जहां पर वो लगे हुए हैं वहां पर उनकी जरूरत है ही नहीं है, वो वहां पर लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर में, खेती में, एक खेत का टुकड़ा है आप लोगों के पास में यहाँ पर, जिसमें 5 लोग लगे हुए हैं, उसमें 2 लोग कभी काम कर सकते हैं, 3 लोगों की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है ही नहीं वहां पर, लेकिन उनको कोई और काम नहीं मिल रहा तो चलो यार यही काम कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकी जरूरत नहीं है इनकी, पर फिर भी वहां पर लगे क्योंकि कोई और काम नहीं मिल रहा है। तो ये आप लोगों को मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलेगा, और एग्रीकल्चर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में आता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर डिस्गाइज्ड। और अगर आप लोग ऐसे हैं किसान के घर से आते हैं आप लोग, मतलब एक ऐसे जो किसान परिवार से आते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको आप लोग उस तरीके से भी तैयार कर लेना। अब सीजन के बारे में बात करते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर ही बात करें अगर, ठीक है, या फिर किसी और काम के अंदर बात कर लिए जहां पर सीजन का काम होता है, ठीक है, कि हाँ इस सीजन में यहाँ पर ये काम होता है, फिर उसके बाद में काम ही नहीं होता है। मछली पकड़ने का सीजन होता है, ठीक है, वो भी सीजन हो गया। एग्रीकल्चर में सीजन होता है कि गन्ना कटाई होगी, ठीक है, खेत गेहूं कटाई होगी, खेतों में जुताई होगी, तो ये सारी चीजें सीजन में होता है कि हाँ चलो ईंख जो गन्ना होता है उसको बांधना है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये क्या होता है, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि सीजनल आप लोगों को काम मिल जाएगा, उसके बाद में फिर क्या रहेगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। इसीलिए तो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिटीज में जाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा काम करने के लिए कि चलो यार तब तक सिटी में जाकर काम कर लेते हैं और उसके बाद में वापस आ जाएंगे। तो लेबर वर्कफोर्स रहते हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर अंदर, उनको मैक्सिमम टाइम आप लोगों को ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहला हो गया डिस्गाइज्ड और दूसरा हो गया यहाँ पर सीजनल, तो 2 आप लोग के कवर हो गए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, रटना नहीं है यार, डेफिनेशन से आप लोग समझ जाओगे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक तरीके से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जैसी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वैसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। जैसा मैंने बोला था ना अभी यहाँ पर कि जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पर उस तरीके की आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी जैसी स्किल है। बोला था ना पीपीटी वाली बात, एक इंसान वो है यहाँ पर जो पीपीटी बना के देना चाह रहा है मुझे, पर लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि जो कि यहाँ पर वेबसाइट पर कुछ कंटेंट पोस्ट कर सके। तो यहाँ पर क्या हो गया, मिसमैच हो गया, तो यहाँ पर दोनों की जो है मिसमैच बैठ गया, जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पर वो स्किल उसके अंदर नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर जिस तरीके की है उसके अंदर वो फिट नहीं बैठ रहा है जो कि रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हो गए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक यहाँ पर ये होता है एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर रिसेशन आ गया, ठीक है, मंदी आ गई, भाई साहब कंपनी अपना जो गुजारा करना उनका मुश्किल हो गया, तो क्या करेंगे, कुछ लोगों को निकालेंगे, फिर यहां से क्या करेंगे, तो ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये वाली आप लोगों को ज्यादा चीजें यहाँ पर नजर आएगी। और देखिए अगर आप लोगों से कोई पूछ रहा है कि गांव में ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं या फिर सिटीज में आप लोगों को ज्यादा अनएम्प्लॉयड देखने को मिल रहे हैं, नॉर्मली आप लोगों को बेसिकली अर्बन एरिया में ज्यादा अनएम्प्लॉयड रोल देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि गांव में अगर कुछ भी नहीं होगा तो खेती तो इंसान करता ही है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो रिसेशन की वजह से या फिर कोई डिक्लाइन होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर जिससे कोविड-19 जैसी कोई दुर्घटना घट गई, तो फिर क्या होता है यार, लोगों को जॉब मिलनी बंद हो जाती है, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। एक होता है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल का क्या मतलब होता है, ये तो अपनी ही मजे मस्ती वाली हो जाए। एक इंसान कहीं जॉब कर रहा है, उसको लग रहा है यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है जॉब करने में, ठीक है, वो उसको लग रहा है कहीं और जॉब करना चाहिए, तो जॉब से स्विच करेगा। तो जॉब में जो स्विचिंग का जो टाइम होगा, जितने में पहली जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब को जो मिलने में टाइम लगा, उसको बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयड रहा और यहाँ पर ये वॉलेंट्री था, ऑलरेडी इसको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था, पर लेकिन इसने खुद ने छोड़ी एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बेटर और अच्छी सैलरी लेने के लिए। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। एक मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगा यार, यहाँ पर जिंदगी में कभी भी अगर आप लोग कहीं काम करना पड़ जाए ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा,
कभी भी सैलरी के ज्यादातर फोकस रहकर कभी भी काम को मत देखेगा, अपना कंफर्ट जोन जरूर देखेगा। वहां पर कंफर्ट जोन का मतलब आप लोग जो कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो क्या वो इंसान जिसके अंदर आप लोग काम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट आप लोग को अलाउ कर रहा है या फिर नहीं बिल्कुल ऐसा ही करके देना है। ठीक है, मतलब ऐसा इंसान है कि आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ यार ये ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर सकते हैं, कुछ बेटर हो जाएगा क्या। तो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट करने का अगर आप लोगों को मौका मिले तो वो बेटर प्लेस होगा आप लोगों के लिए, ना कि पैसा। पता चला पैसा दे रहा है आप लोगों को और मशीन बना दी कि ये पॉइंट इधर से इधर ना हो जाए वरना तुम्हारी जॉब गई। ठीक है, उस जगह पैसा तो मिल जाएगा पर लेकिन आप लोग मशीन बन जाओगे, आप लोगों की जिंदगी में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो पैसा भले ही थोड़ा कम मिले पर लेकिन ग्रोथ की जो है वहां पर एक तरीके से जो स्पेस होना चाहिए आप लोगों की भी वहां पर सुनी जाए, आप लोगों से भी बातें डिस्कस करें। मैं नहीं कह रहा हूं कंपनी का मालिक बनना है, पर लेकिन हाँ अगर आप लोग को इस अच्छा सजेशन लेकर जाता है तो वो सुने, वहां पर डिस्कस करें, तो वो आप लोग को हमेशा एक बेटर ग्रोथ का ऑप्शन मिलना चाहिए आप लोग की पर्सनल लाइफ में। तो हाँ एक अच्छा ऑप्शन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहां पर नेक्स्ट यहां पर बात करें टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहां पर इसके बारे में बात करें तो ये भी यहां पर जैसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई। अभी आप लोगों को पता है जैसे कंप्यूटर पहली बार आए थे देश के अंदर में तो ये लग रहा था दुनिया भर के लोगों की जॉब चली जाएगी। तो क्योंकि जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, जिन्होंने अब तक कॉपी पेन लेकर ही हिसाब किताब किया है, तो उनके लिए तो दिक्कत हो गई। तो ये क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यहाँ पर उनको घर बैठना पड़ेगा। तो 2016 में वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि आने वाले टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों की जॉब जाने वाली है वो इसी रीजन की वजह से जाने वाली है। सारी चीजें ऑटोमेशन की तरफ को जा रही है, ऑटोमेटिक चीजें आप लोगों को आज के दिन में देखने को मिल रही है। वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या देखने को मिलेगा, तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक तरीके से ऐसे लोग ने जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर टाइप में जो काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज के दिन में काम चल रहा है, कल को पता नहीं कब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है छूट जाए, कब उनको निकाल दिया जाए। तो ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, इनको ना कोई सिक्योरिटी मिलती है ना कोई इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो ये बहुत सारी इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक खतरनाक कैटेगरी आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बोल सकते हैं, जिसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये भी कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं सोसाइटी में काफी बड़ा तबका है। अभी यहाँ पर कोज क्या रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, तो कई सारे फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सोशल फैक्टर है सोसाइटी में, यानी कि एक तरीके से इंडियन कास्ट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं जैसे मिड डे मील में अगर किसी को काम देना है तो वहां पर ये बोलेंगे कि ये इस कास्ट का नहीं होना चाहिए, खाना बनाने वाला उस कास्ट का होना चाहिए। तो ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और कई बार बड़ी बड़ी फैमिलीज आप लोगों को देखने को मिलती है, उनके खुद के बिजनेस होते हैं, उसी में कई बार लगे रहते हैं, डिपेंडेंसी ज्वाइंट फैमिली में एक दूसरे के ऊपर ज्यादा रहती है। तो वो भी कई बार इशू यहाँ पर सोशल फैक्टर भी यहाँ पर कई बार लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ले जाकर डाल देता है। हालांकि ये चीजें अब कम हो रही है काफी लार्ज स्केल पर। इसी के साथ में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले जिस काम को करने के लिए बहुत कम लोग मिला करते थे, अब उसी काम को करने के लिए 1000 लोग मिल जाएंगे, और वो भी सस्ते में। आप लोग समझ रहे हैं कि इतने सस्ते में लोग मिल जाएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि अगर कहीं से छोड़कर जाओगे तो दूसरा आप लोगों के लिए बाहें पसारे खड़ा मिलेगा कि हाँ भाई साहब ये मुझे ले लो, इसकी जगह ये काम नहीं कर रहा है, मुझसे इससे ज्यादा काम करूंगा और चाहे पैसे भी इससे कम दे देना। ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी काफी बड़ी बात है। और एक और बात यार, ये मैं आप लोगों से कई बार बोलना चाहता था यार, इतने सारे रिज्यूमे मेरे पास में आते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। ठीक है यार, देखो मैंने कोई, देखो आप लोग फ्रेंकली आप लोगों से एज ए दोस्त की तरीके से बात कर रहा हूं, आप लोग भी बोलोगे कि इतना फ्रेंकली कैसे बोल देते हो। तो यार देखो, जब कुछ ऐसी कुछ चीजें होंगी ना, मुझे लगेगा कि हाँ चीजों को अच्छे से लेकर चलना है, आगे चीजों को बढ़ाना है, उस टाइम पर एक अलग पैटर्न होगा। उस टाइम पर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि हाँ ऐसा कुछ करना है क्या, ठीक है, तो वो चीजें अलग होंगी। तो उस टाइम पर मेरे पास में कुछ जॉब निकलेंगी, तो मैं हाँ कि मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है वहां पर कि लोगों को जॉब भी मिल जाए, तो यार उस टाइम पर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में कुछ आप लोगों के देने के लिए कुछ पैसा होगा, तो तब समझ में आता है। अब इतने सारे रिज्यूमे आते हैं डेली, मुझे लगता है डेली 5-7 लोग जो डेली सेंड करते हैं। ठीक है, डेली अलग अलग तरीके की चीजें भेजते हैं, मतलब कि सर इस तरीके से ये। तो यार जब तक मैं आप लोगों को बोल नहीं रहा हूं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तब तक तो प्लीज आप लोग सेंड मत करो, क्योंकि आप लोग खुद समझ रहे हैं कि मैं अभी फिलहाल जो है इंडिविजुअल पर्सन की तरीके से काम कर रहा हूं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है। पर लेकिन जब यहाँ पर अगर कल को मैं एक टीम जोड़ने बैठूंगा तो इतनी ज्यादा चीजें नहीं हो पाती है, इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पर नहीं चला पाएगा। फिर अगर टीम लगेगी तो फिर उसके लिए फिर यहाँ पर ये जितनी चीजें आप लोग की चल पा रही है, ठीक है, उसमें फिर कुछ ना कुछ फैक्टर कॉस्ट भी जुड़ जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपनी मेहनत फ्री कर सकता हूं। ठीक है, पर लेकिन कल को अगर किसी को रखूंगा और बड़ी बड़ी चीजें होंगी और भी चीजें बढ़े अगर, तो फिर देखो वो एक अलग चीज हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज मत भेजो। अगर ऐसा कोई कभी बनेगा हिसाब तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए आप लोग इनको मत भेजा करो। ठीक है, मुझे बुरा लगता है पढ़ने के बाद में कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को भी किताबें दे पा रहा हूं, तो वो भी बहुत बड़ी बात लग रही है मुझे। तो ये तो एक अलग लेवल की चीजें हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ो, अभी अपनी कोशिश करो यार, देखो जिंदगी में अच्छी जगह पहुंच जाओगे किसी न किसी जगह। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग ट्राई करते रहो अच्छे से, कोई ना कोई मुकाम पर जरूर पहुंचोगे। पहले अभी फिलहाल जो ट्राई कर रहे हो उसको करते रहो। ठीक है, ये तो ऐसी चीजें होती हैं यार, इनको आप लोग बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी किसी भी स्किल पर काम कर आप लोग कहीं भी अच्छी जगह पहुंच सकते हो। मेहनत करने वाले इंसान को ना
कभी भी भूखा नहीं मरता है। ये बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। हमेशा भूखा वो इंसान मरेगा जो कि मेहनत करने से बचता है, ठीक है। आप लोगों को हमेशा एक कोटेशन याद रखनी है जो मैं हमेशा याद रखता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम सर की, डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, इफ यू विल पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, बट इफ यू विल सैल्यूट योर ड्यूटी एवरीवन विल सैल्यूट यू। अपनी काम को कभी भी आप लोगों को पोल्यूट नहीं करना है। जिस दिन आप लोगों ने अपने काम में कमजोरी दिखाना स्टार्ट कर दी, लोगों को सलाम मारते हुए नजर आओगे, पर लेकिन अपना काम ढंग से करोगे तो इवन बॉस भी आप लोगों को सलाम करेगा कि ये इंसान ऐसा, इसने एक भी दिन जिंदगी में छुट्टी नहीं ली, ठीक है। एक तरीके से वो भी बोलेगा कि यार ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है। तो वो होती है जिंदगी, अपने काम को उस लेवल पर आप लोग को रखना है, ठीक है। हमारी कंट्री में और क्या होता है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन कि डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लोगों को कंफर्ट जोन में रखते हैं निकलने के लिए, बेसिकली लोग निकल ही नहीं पाते वहां पर कि हाँ सही है यार यहीं पर ही चल तो रही है जिंदगी, फालतू में क्या शहरों में धक्के खाने। मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब 12th पास करी और गांव से निकल कर आए, थोड़ा बाहर चल के देखा कि हाँ क्या क्या दुनियादारी है, बहुत सारे दोस्त हम लोग आए थे, ठीक है। उनमें से बहुत कम ऐसे थे जो वहां पर रुक पाए, सारे वापस चले गए थे। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबके बस की बात नहीं होती है बाहर जाकर रहना। इवन मैं भी बताऊं तो मैं भी एक बार को परेशान हो गया था जब घर से निकल कर आया। घर पर तो पूरा अच्छा काम चल रहा था, जिंदगी की सारी चल रही थी कि खाना मिल रहा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं। जब बाहर जाकर पहली बार रहना स्टार्ट किया ना, जब मैंने पहली बार निकल के घर से अपने खुद के कपड़े धोए और बर्तन धुले और शाम को भाई साहब खाना, मतलब अरे बाहर का आप लोगों को पता है, उसको हाथ में मारो तो उसमें से रोटी में से इतना चून निकलता है, बुरा टाइप को निकलता है, बुरुदा टाइप का, कि मैंने कहा कहाँ आगे क्या जिंदगी चल रही थी। तो माँ बाप के द्वारा जो आप लोगों की सेवा की जाती है ना, जो आप लोगों को शानदार जिंदगी दी जाती है, जब खुद बाहर निकलोगे ना तब समझ में आता है कि घर की अहमियत क्या होती है। अभी तो घर पे बैठे होते हैं घर से पॉलिथी मारकर कि मम्मी रोटी ला देना, बर्तन खिसका दिए कि बहन ये बर्तन धुल देना, वो चलता रहता है, कपड़े मेरे कपड़े नहीं धुले आप लोगों ने, तब पता चलेगा जब बाहर जाके रहते हैं इंसान, ठीक है। तो ये चीजें होती है रियलिटी में, तो इनको आप लोगों ने फील भी किया होगा कई बार। तो रियलिटी में ये रहता है, बहुत सारे लोग जो है इसकी वजह से वापस भाग जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें अभी हमारी कंट्री में जो कोटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी, छोटी छोटी इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो भी कहीं ना कहीं कम हुई है। इसकी वजह से भी यहाँ पर इशू देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर वही बात मैंने बताई अभी, फैमिली के साथ में इतने कनेक्टेड रहते हैं, वहां से निकलने के लिए तैयारी नहीं है, तो इसलिए बाहर जाकर काम ही नहीं कर पाते हैं। लैंग्वेज यहाँ पर बैरियर बन जाती है कई बार, रिलीजन इसी के साथ में, कई बार क्लाइमेट भी बैरियर बन जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, अभी उनको गर्म वाले इलाके में काम करने के लिए बोलो तो उनके बस की बात नहीं रहती है, उनको दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है काफी ज्यादा। हालांकि एसी वगैरह के सिस्टम हो गए तो चीजें अरेंज हो जाती है, पर फिर भी ये भी एक इशू बन जाते हैं। यहाँ पर खाने पीने का इशू बनता है कई बार, आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कोई ऐसे इंसान है जिनको पता चला आप लोग ऐसी जगह चले जाओ, जैसे वेस्ट बंगाल में चले गए या फिर साउथ इंडिया में चले गए, पता चला नॉनवेज काफी ज्यादा मिलते हैं, आप लोग वेजिटेरियन है, तो कैसे काम चलेगा, तो इशू बन जाता है। जैसे मैं जो हूं, मुझे नॉर्मली जो है रोटी खानी पसंद है, मतलब रोटी के साथ में दाल मिल जाए मेरा काम चल जाता है। मतलब मुझे तुम नहीं कहते एकदम कुछ दाल एक ऐसी चीज लगती है मुझे एवरग्रीन, आप लोग कभी भी खिला सकते हो। दाल में कोई भी दाल चल जाती है। इसी के साथ में जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, ये सारी चीजें जो एक दलहन की कैटेगरी में आता है, ये सारी चीजें चल जाती हैं। पर लेकिन मुझे बोले कि कोई चावल ही खाना है तुमको पूरे हफ्ते, तो यार मेरे से वो चीजें नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये सारी मैं एक फैक्टर बता रहा हूँ आप लोगों को। मतलब एक नहीं, जिस तरीके तुम पलते हो, वो कभी कभी वीकेंड में एक आध बार चावल खा लिए, ठीक है, चलो 2-3 बार खा लिए, पहले तो बिल्कुल नहीं खाता था, मतलब 2-4 बार खीर वगैरह खा ली, समझ में आता है। लेकिन अब तो उन चीजों की भी आदत पड़ गई, अब तो भाई साहब मतलब चलता रहता है, अब तो इतनी आदत पड़ चुकी है, अब मेरे लिए मैं ऐसा इंसान हो चुका हूँ, कुछ भी ला दो भाई साहब, अब सब कुछ चलता है, ठीक है। तो सारी जो हेकड़ी है ना, वो घर से बाहर निकल रहने पे सारी हेकड़ी निकल जाती है, जब आप लोग को देखने को मिलता है चॉइस सारी साइड में हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सबसे बड़ा एक आप लोग दिक्कत आप लोग को देखने को मिलेगी एजुकेशन सिस्टम के अंदर में। एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना एक अप टू द मार्क नहीं है। अगर मैं बात करूं रियलिटी में, ये बोलने में थोड़ा बुरा लगेगा, एजुकेशन सिस्टम बड़ा ही हमारा बेकार टाइप का अब तक खस्ता हालत का चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस लेवल पर हम लोग पहुंच चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, कहीं आप लोग साइबर सिक्योरिटी के इश्यू हमारे सामने आ रहे हैं, आगे और भी आर्गुमेंटेड टेक्नोलॉजी की हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है इतने लार्ज स्केल पर, हम लोग अभी यहाँ पर नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, पर लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हम लोग अब तक भी अपना ढांचा नहीं सुधार पाए। अभी थोड़ा आकर चीजें इंप्रूव हो रही है, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है, तो अब हम थोड़ा सा चीजों को इंप्रूव करेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वरना रिक्वायरमेंट मार्केट में कुछ और है और पढ़ाया कुछ और जा रहा है, तो उसको कैसे आप लोग मैनेज कर पाओगे, तो ये इशू आप लोग को देखने को मिलेंगे। रिसेंट कई सारे इनिशिएटिव आए हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा, सपोर्ट करना मार्जिनलाइज इंडिविजुअल ऑफ लाइवलीहुड एंड यहाँ पर एंटरप्राइज, तो स्माइल स्कीम लाएगी लोगों को जॉब देने लगे। पीएम दक्ष यानी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर बेसिकली दक्षता और कौशलता ये संपन्न एक जो है ना हितग्राही, तो यहाँ पर ऐसी स्कीम चलाएगी ताकि लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करा जा सके। और इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आप लोग जानते हैं। और स्टार्टअप इंडिया, तो ये स्कीम है कि लोगों को जॉब प्रोवाइड कराने के लिए स्टार्ट किया जाए, उनको बिजनेस तैयार करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलती है।
तो ये आप लोग का एक टॉपिक तैयार करा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे नहीं लगता कोई से आप लोगों से बेरोजगारी के बारे में पूछे तो आप लोग कुछ बता पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए पूरा आर्टिकल हो गया। फीडबैक जरूर दिया करो, आप लोग को आर्टिकल कैसा लगा कमेंट कर भी बता सकते हो, लाइक कर बता सकते हो, जैसे भी सुटेबल लगे, पर बताया करो कि लेक्चर में जो आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करता हूं उसके बारे में कैसा लगा, कोई डाउट तो नहीं है, वो भी आप लोग बताया करो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ये थोड़ा सा पुराना है, ये कई दिनों से मैं सोच रहा था पर टाइम नहीं लग पा रहा था। ऐसा भी आर्टिकल कई बार रहता है, मैं सोचता रहता हूँ आज करूंगा कल करूंगा, पर लेकिन निकल जाती है चीजें। तो डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ का जो था यहाँ पर अभी रिसेंटली जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया 1 जनवरी 2022 में। तो डीआरडीओ हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। एक साइड में इसरो है जो कि हमारी कंट्री में सिविलियन काम करते हैं, सैटेलाइट बनाना, आप लोग के फोन चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, इंटरनेट आप लोग यूज कर रहे हो। दूसरी साइड में डीआरडीओ होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये दुश्मनों की नाक में दम करने का काम करता है, यानी कि मिसाइल बनाना, पृथ्वी जैसी एक तरीके से दुनिया भर के आप लोग रॉकेट लॉन्चर वगैरह, ये सारे अलग डिफेंस सिस्टम, रडार वगैरह, तो सारा काम यहाँ पर हमारा डीआरडीओ देखता है। इसलिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला, डिफेंस के फील्ड में रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना, समझ गए ना आप लोग। ये भी आर्टिकल कवर किया गया था बेसिकली पीआईबी के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स बोल सकते हो, इसको आप लोग जरूर कवर किया करो। तो अभी 64वें नंबर का यहाँ पर हम लोगों के द्वारा ये जो फाउंडेशन डे है ये सेलिब्रेट किया गया। बनाया कब गया था, ये 1958 में, यानी कि 1958 में यहाँ पर बनाया गया था, यहाँ पर अमलगमेशन करके। अमलगमेशन मतलब कई सारे जो चीजों को मिलाकर। तो टेक्निकल डेवलपमेंट जो यहाँ पर जो टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है इंडियन आर्मी और डायरेक्टरेट टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पर ये सारे मिलकर डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डीआरडीओ सामने निकल कर आया। आज की डेट में मोर देन 50 से भी ज्यादा आप लोगों को लैबोरेटरीज की देखने को मिलेगी जहां पर अलग अलग एरिया में काम चल रहा है। कहीं एरोनॉटिक्स में काम चल रहा है, कहीं एक तरह से आर्मामेंट में, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में, कहीं जो कॉम्बैट व्हीकल लड़ाई के वाले और इंजीनियरिंग में, कहीं मतलब हर लेवल पर यहाँ पर काम चल रहा है आज के डेट में डीआरडीओ का। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो काफी बेहतरीन और एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हो अपने देश के अंदर में। ऐसा प्रोग्राम है जिसको दिल से लगाने का मन करता है। इस प्रोग्राम ने हमको अपने ऊपर आत्मनिर्भर बना दिया और ये प्रोग्राम चलाया गया था एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा। नाम क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि हमारी कंट्री में जो आज के दिन मिसाइल है ना, पृथ्वी हो गया, अर्जुन हो गया, ये सॉरी अर्जुन बोलो ना, अग्नि हो गया, त्रिशूल हो गया, नाग हो गया, ये सारी आकाश हो गया, तो ये सारी जो मिसाइल सिस्टम यहाँ पर निकल कर आया। तो ये एक इंटीग्रेटेड पूरा प्रोग्राम चलाया गया एक गाइडेड फॉर्म में, और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम सर जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में हाईएस्ट जो टेरेस्ट्रियल सेंटर आप लोगों को लद्दाख में देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 17,600 फीट ऊपर। देखिए समुद्र की ऊंचाई से हम लोग नापते हैं जब किसी को हम लोग देखते हैं, तो 17,600 फीट ऊपर आप लोग यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी इसकी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। मेडिसिनल और नेचुरल प्रिजर्वेशन के प्लांट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे लिए यहाँ पर चीजें काम किए जाते हैं। कई सारे एरिया मोबाइल जो ऑटोमेशन रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं, इसी के साथ में किस तरीके से इनर्ट एक्सप्लोजिव जो डिवाइस होती है यहाँ पर आईईडी में काम करते हैं, कैसे किसी चीज को डिसआर्म करना है उसके बारे में काम करते हैं। मतलब किस तरीके से हम लोग को जो हॉस्टाइल सराउंडिंग वगैरह उसको कैसे हम लोग को टैकल करना है और भी कैसे अपनी चीजों को इंप्रूव करना है। बहुत सारे ऐसे मिशन आप लोग को डीआरडीओ के देखने को मिलेंगे जिसमें शानदार तरीके से काम करते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं, रिसेंट कई सारे डेवलपमेंट जैसे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग अभी बनाएगी, मैंने बोला था ना अभी कि जो यहाँ पर ऐसे एरिया में भी जाकर हमारी फोर्स अब रह पाएगी जहां पर काफी ज्यादा यहाँ पर ठंडा इलाका रहता है, ठीक है, तो वहां पर भी काम कर पाएंगे। इसी के साथ में प्रलय के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, सिस्टम के बारे में, कंट्रोल एयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात की। इसी के साथ में पिनाइका जो एक्सटेंडेड रेंज है, पिनाइका ईआर के बारे में डिस्कस किया था। मल्टी लॉन्च रॉकेट के बारे में जो थी एक तरीके से मल्टी लॉन्च रॉकेट, सुपरसोनिक मिसाइल, ये असिस्टेड टोरपेडो सिस्टम के बारे में, इसको स्मार्ट बोला था। एडवांस जो चैप टेक्नोलॉजी के बारे में आकाश एनजी, और इसी के साथ में एमपीएटीजीएम, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम डीआरडीओ के निकल कर आते हैं। लेकिन सारी अच्छी अच्छी चीजें नहीं है, कई बार यहाँ पर आप लोगों को मैन पावर ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। बिग प्रोमिस स्मॉल डिलीवरी, ये भी काफी बड़ी दिक्कत निकल कर आती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये बातें बोलेगी, और प्रॉपर फंडिंग का भी कई बार इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज में अगर लिखने के लिए आ जाए तो जो इश्यूज है उनको दूर करने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते यहाँ पर चीजों को सुधारने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हमारी कंट्री में इसरो जिस तरीके से काम करती है, डीआरडीओ के कंपेयर में फिर भी अप टू द मार्क नहीं है। अगर दोनों को कंपेयर करें, इसरो ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्मेंस अपनी देती है, वो ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे अच्छे से। कोई भी डाउट हुआ करे तो जरूर बताया करो, ठीक है। इसरो का जो फाउंडेशन डे है वो आप लोग बता सकते हैं किस डेट में हम लोगों ने इसरो को जो फाउंड किया था, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये भी जीएस पेपर 2 के अंदर अगर इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है और हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था और भी कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर किया गया। ये जो आर्टिकल था अभी रिसेंटली 5 परमानेंट मेंबर मैंने आप लोगों को बताया जो कि यूएन के अंदर है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन के, जो बेसिकली आप लोगों को चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके, यूएसए। तो ये परमानेंट मेंबर ने अभी ये बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, आने वाले टाइम में न्यूक्लियर वेपन जो है उनको यूज नहीं करेंगे, एक तरीके से उनका जो स्प्रेड है उसको कम करेंगे, रोकना और अवॉइड करेंगे कभी भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में न आए, यानी कि एक दूसरे के सर पर न्यूक्लियर बम न फेंके, उससे हम लोग बचेंगे। आप लोग बोलोगे ऐसा कैसे कर रहे हैं, देखिए अभी ना कई सारे ऐसे इशू बन गए जिसके ऊपर आगे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक दूसरे के ऊपर बम फेंकते हुए लोग नजर आ सकते हैं। ऐसा कैसा इशू बन गया, एक तो सबसे बड़ा इशू आप लोगों ने देखा होगा ताइवान वाला। ताइवान को चाइना ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि जल्दी अपने कंट्रोल में लेगा, इवन वो तो अरुणाचल प्रदेश को भी बोलते हैं अपने कंट्रोल में लेगा। पर लेकिन क्या होता है यहाँ पर, यूएसए जो होता है वो यहाँ पर आकर ताइवान को बोलता है अगर ताइवान पर कुछ करेगा चाइना तो ताइवान के साथ में हम लोग खड़ा मिलेंगे, और चाइना कहता है कि हमारा वन चाइना पॉलिसी का पार्ट है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर मुद्दा निकल कर आएगा, ठीक है, जो कि काफी बड़ी बात यहाँ पर है। इसी के साथ में यहाँ पर अभी बात करें तो ये इशू अगर और बढ़ गया तो आगे चलकर यहाँ पर पता चला एक दूसरे के ऊपर बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक खतरनाक इशू यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। दूसरा, रसिया का स्टैंड क्या है, रसिया तो वेलकम कर रहा है कि हाँ ये एक अच्छा काम है, आप लोग इसको बेसिकली रोकना चाहिए, ज्यादा इनका एक्सप्लोरेशन नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोगों से पूछ ले कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसको एनपीटी आप लोग बोलते हैं, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल ये आप लोगों को उसके मेंबर नजर नहीं आएंगे, ठीक है, ये इसका पार्ट है ही नहीं है। तो यानी कि आज की डेट में बात करें यहाँ पर तो हम लोग जो है यहाँ पर इसका पार्ट नहीं है, और नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कर लिया था अपने आप को, वो भी यहां से निकल गया था। तो पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया जो है वो आज की डेट में यहाँ पर इसका पार्ट आप लोगों को नहीं नजर आएगा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इनके इनके ऊपर कोई रोक टोक ही नहीं है, जितने बम चाहे बना सकते हैं। पर लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप शर्म करते हैं, यानी कि गलत काम करने से बचते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। पर कुछ ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी श्रम नहीं करते हैं। तो बैलेंस बनाना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि वेपन को अगर यूज भी करना है तो किस लेवल पर जाकर आप लोग को यूज करना है। आप लोगों के मन में आ गया सर ये एनपीटी क्या है, तो बता दो। ये एनपीटी क्या है, इसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी जो है यहाँ पर, ये एनपीटी एक ऐसी ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें ये बोला गया कि न्यूक्लियर वेपन जो है ना यार, उसको आप लोगों को ना तो बनाना है और ना ही ज्यादा उसको इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा स्प्रेड करनी है। यानी कि ठेले के भाव पर रखकर आप लोग बेच रहे हो कि भाई साहब ले लो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आप भी ले लो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिसके पास में वो अपनी सहज कर रखो, अब किसी और को नहीं देनी है। पता चला चोरी कर कोई और फिर से ले गया, जैसे पाकिस्तान में चोरी कर ले गए थे भाई साहब मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है तो चोरी कर लिया, ये अच्छा लगा मुझे। खुद की भी मेहनत कर लो, कुछ सारी चीजें चोरी करोगे, कॉपी करोगे ऐसे मतलब कहाँ ही जाएगा ऐसे इंसान जो सारी चीजें कॉपी करता है, चोरी करता है। मतलब थोड़ा सा तो अपने आप काम करे, अपनी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाए, अपने लोगों को सपोर्ट करे। तो ये इस तरीके के इंसान जो है वो हमेशा ऐसी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं, हमेशा इनकी बेइज्जती आप लोगों को होती नजर आती है जो इस तरीके की गवर्नमेंट होती है। और फिर बदनाम होती है जनता पाकिस्तान की, हाँ उनको एक तरीके से जलालत झेलनी पड़ती है। तो गलत बात है। 1968 में साइन की गई थी और ये फोर्स में आई थी 1970 में, ठीक है। तो 190 करीब मेंबर है, इंडिया इज नॉट द मेंबर, ये याद रखेगा एनपीटी का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर बात करें तो रिक्वायर है कंट्री को गिव अप करे अपनी जो फ्यूचर प्लान है न्यूक्लियर को लेकर, अगर वो यहाँ पर इसके अंदर बनना चाहता है मेंबर, और अपने जो पीसफुल यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे अपना आप लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है बिजली बनाने के लिए, तो वो आप लोग यूज कर सकते हो। इसी को लेकर यहाँ पर एक कसम खा रहे हैं कि आगे लेकर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। अब तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे ये चीजें आगे न बढ़े, यहीं पर ही रुक जाए। और अभी आप लोगों को पता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि ईरान के साथ में ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, वो भी यहाँ पर अभी बोलते हैं थोड़ा आगे बढ़ रही है। तो देखते हैं कहां पर आगे बढ़ती है। पर प्लान ये है कि आगे चलकर किसी और को न्यूक्लियर वेपन न बनाने दिया जाए। टोटल मिलाकर पता है कितनी कंट्री न्यूक्लियर वेपन कंट्री आज के डेट में? 9 कंट्री है टोटल न्यूक्लियर वेपन कंट्री। 5 तो परमानेंट मेंबर मैंने आप लोगों को बता दिए, इंडिया हो गया, इसी के साथ में पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इजराइल हो गया, ठीक है। आप लोग को बताना है अभी एक कंट्री और कौन सी बच गई बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वो कंट्री बताइए चलिए कौन कौन बताता है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर एनपीटी में जो 5 मेंबर नहीं है वो कौन है? पाकिस्तान नहीं है, इजराइल नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ सुडान नहीं है, और इसी के साथ में इंडिया नहीं है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे मेंबर देखने को मिलेंगे जो कि एनपीटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में इंडिया जो है वो कंसीडर कर दिया जाता है कि एनपीटी जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। तो रिफ्यूज कर देती है यहाँ पर, कई बार इंडिया को अपोज भी किया जाता है। चाइना जैसी कंट्री कई बार हरकतें भी करती रहती है, ठीक है। क्यों नहीं, एक तरीके से इंडिया को कहीं भी एंट्री नहीं करने देता है चाइना, ऐसी हरकतें करता हुआ कई बार नजर आता है। पर लेकिन जो एनपीटी है ना, कहने के लिए है कि चिल्ला रहे हैं एनपीटी है, कई बार लगता है कि हाँ चलो बात कर लेते हैं बैठकर, पर लेकिन रियलिटी में जो सोल्यूशन है ना वो निकलता हुआ यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर सोल्यूशन निकलता तो ईरान जो है वो इतने अच्छे लेवल पर काम नहीं कर पाता, नॉर्थ कोरिया जो है वो इतने अच्छे लेवल पर काम ही नहीं कर पाता। अगर एनपीटी है तो यहाँ पर जो भी कंट्री आज के में चाह रही है, ये इतना वेपनाइजेशन जो होता हुआ जा रहा है आज के में, वो काम ही नहीं कर पाते।
तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि एक डिटरेंस क्रिएट करने का एक मुद्दा रहता है। यानी कि मान लीजिए एक इंसान है जिसके पास में बंदूक है, ठीक है, वो चाहता है कि सामने वाला के पास में कभी बंदूक ही ना आए, क्यों? क्योंकि सामने वाले के पास में बंदूक आएगी तो मेरा दबदबा कम हो जाएगा। पर सामने वाला भी चाहता है कि उसके पास में बंदूक आए, क्योंकि ये सामने वाला जो है ये हर टाइम इसको डराते रहता है बंदूक दिखाकर, मेरे पास में भी होगी तो वो दिखाता हुआ डरेगा। इंडिया और पाकिस्तान इसी चक्कर में एक दूसरे के सामने वेपन लिए खड़े हुए हैं। यूएसएसआर के बारे में बात करें और आज के दिन में यूएसए के बारे में बात करें, वो भी इसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे के साथ में वेपन लिए खड़े हैं। तो ये इश्यूज आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पर सब हमारे जितने समझदार थोड़ी ना है, सब लोग बोलते हैं कि हम लोग यूज नहीं करेंगे फर्स्ट, हम लोग तो बोल देते हैं हम लोग फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, पर लेकिन सब ऐसी कंट्री नहीं है, दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, इसके बारे में आइडिया रखेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है आप लोग की यहाँ पर किसके साथ से, यहाँ पर ये है देशमन टुटू। तो देशमन टुटू जो है ये रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, ये अफ्रीका के काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे, खासकर बात करें साउथ अफ्रीका के, और इसी के साथ में अपार्थाइड जो मूवमेंट चला था यहाँ पर, उस टाइम पर इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। इसके चलते इनके द्वारा इन्वायरमेंट के काफी बड़े प्रेमी हैं, इन्वायरमेंट के तो इतने बड़े प्रेमी हैं कि मरने के बाद भी इनका जो क्रिमिनेशन हुआ, यानी कि जो इनका दाह संस्कार हुआ, उसमें पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी यूज कर डाली इनके द्वारा, और बोला गया जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी जिसको बोलते हैं एक्वामिशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, पिछले 3 दिन से ये आर्टिकल मैंने आप लोगों को बोला था डिस्कस करूंगा, पर लेकिन वही है कि पोस्टपोन हो जा रहा है टाइम की वजह से। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं इसको काफी अच्छे से, क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया। एक्वामिशन का एक प्रोसीजर क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मल इंसान को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इस तरीके से जला देते हैं, दाह संस्कार करते हैं, तो उसके आप लोगों को देखने को मिलेगा ये नॉर्मल पैटर्न फॉलो किया जाता है। अलग अलग तरीके से वैसे कोई दबा भी देता है जमीन के अंदर, दफनाना एक अलग हो गया, पर लेकिन जलाने की बात करें एक्वामिशन में क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है इसको समझिए आप लोग। यहाँ पर इसमें बॉडी होती है और 95% इसके अंदर पानी रहता है, 5% एल्कलाइन बेसिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें ईथर पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड जिसको KOH बोलते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH बोलते हैं, इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर इसके अंदर मिलाया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब ये काफी कुछ लंबे समय तक यहाँ पर ये रखा रहेगा, एक प्रेशर यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली एक स्टेरिलाइज जो इफ्लुएंट बनता है, जिसमें वाटर, साल्ट, शुगर, एमोनिया और ये एसिड, ये पेप्टिसाइड आप लोग को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पूरी बॉडी को डिसोल्व कर देता है। बस आप लोग की क्या बचती है यहाँ पर, ये बचती है आप लोग की बोन्स। उन्हें कहते हैं कि हड्डियां फिर ले जाकर आप लोग उनको सलाह भी देते हैं कई बार, तो ये बोन्स आप लोग को ओनली देखने को मिलेगी, बाकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो यहाँ पर डिसोल्व हो जाती है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे इंसान को रखा जाएगा तो ओनली हड्डियां बचेंगी। तो ये ऐसा एक मेथड बताया गया है जो कि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड है। यहाँ पर एक हीटिंग कोयल आप लोग को देखने को मिलेगी, और जो सॉल्यूशन मैंने बोला है पानी के ऊपर, वो ऊपर से स्प्रे किया जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरीके से जो पर्टिकुलर सिस्टम पूरा क्रिएट किया गया है कि आसानी से यहाँ पर बॉडी को पूरा डिसोल्व कर दे, और यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे ये हड्डियां देखने को मिले। तो बोला ये गया कि किसी इंसान को आप लोग जलाते हो ना, या किसी इंसान को आप लोग इस तरीके से जो नहीं एक उसका दाह संस्कार करते हो, तो उसके कंपेयर में एक्वामिशन जो है यहाँ पर ये यूज करता है जो एनर्जी, वो 5 टाइम लेस है, जो कि नॉर्मल तरीके से आग में आप लोग को लगाने से जो होती है, और 35% कम अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है, जो कि नॉर्मली आप लोग क्रिमिनेशन करते हैं जब जलाते हैं। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि मेरी बॉडी के साथ में एक्वामिशन बेसिकली फॉलो किया जाए। तो ये प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया गया इनकी बॉडी के साथ में, और जैसे ये प्रोसीजर फॉलो किया गया यहाँ पर पूरा कंप्लीट, तो फिर इनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिसोल्व हो गई, और डिसोल्व होने के बाद में यहाँ पर जो इनकी बॉडी है वो कुछ इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उसको बना दिया गया। तो इससे क्या हुआ, ये इतने बड़े नेचर प्रेमी थे कि इनके द्वारा अपनी बॉडी को इस तरीके से एक्वामिशन टेक्नोलॉजी को फॉलो करने के लिए बोला गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी थी, इसलिए न्यूज में आ गई यहाँ पर। तो आप लोग के मन में ये आ रहा होगा ना सीधा सीधा कि यार ये तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर ये ऐसा काम कर सकती है कि दुनिया में हजारों लोग डेली मरते हैं, हजारों क्या लाखों लोग डेली मरते हैं, तो क्या एक्वामिशन को उनके लिए यूज किया जा सकता है अगर इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि जो इंसान मर रहा है उसकी बॉडी के साथ में कुछ ना कुछ तो किया जाता होगा। तो अगर एक्वामिशन सिस्टम हम लोग यूज कर ले रहे हैं तो कैसा रहेगा, आप लोगों के मन में ये चीजें आ रही होगी। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करूंगा आप लोगों से, और भी कई सारे पॉइंट आप लोगों के दिमाग में आने चाहिए यहाँ पर कि जो एक्वामिशन सिस्टम है यहाँ पर जो हम लोग यूज करने के बारे में बात कर रहे हैं, ये किस लिए इजाद किया गया, क्या ये इसीलिए इजाद किया गया था कि आगे चलकर यहाँ पर इसका दाह संस्कार करेंगे। तो ये भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। आ रहा है किसी के मन में क्वेश्चन कि एक्वामिशन सिस्टम जो है ये क्यों बनाया गया था, क्या सिस्टम है, इसके बारे में किस किस के मन में आ रहा है, अच्छा बताइए यस या फिर नो के फुल में। ठीक है, ये चीजें आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जो कि आप लोग का जो माइंड है वो यहाँ पर एक तरीके से इसको लेकर काम करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ बेसिकली।
सबसे पहले तो जब यहाँ पर क्रिमिनेशन करते हैं कुछ ऐसा आप लोगों को हड्डियों का ब्रद्दा देखने को मिलेगा जो जलकर यहाँ पर सामने निकल कर आता है। एक्वा मिशन में आप लोगों को बिल्कुल पाउडर टाइप ऑफ चीजें मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल इस तरीके से कवर कर दिया जाता है कि कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। ये एक किसान थे यहाँ पर जिनके द्वारा ये पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया था। उनके द्वारा ये बोला गया था कि जितने सारे जीव जंतु मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, क्यों ना अगर उनको यहाँ पर इस तरीके का सिस्टम यूज करके और उनकी बॉडी को खाद में हम लोग कन्वर्ट कर दें। तो ये सिस्टम यहाँ पर बेसिकली ये सिस्टम यहाँ पर देखने को मिला था और जिनके द्वारा यहाँ पर ये डेवलप किया गया था, जिनके द्वारा पेटेंट लिया गया था, ये 1888 की बात की जा रही है, आज की बात नहीं है, 1888 की। तो इनका नाम था यहाँ पर आर्मोस हर्बर्ट, ठीक है। तो एक किसान थे जिनके द्वारा इसके बारे में बात की गई थी ताकि जो सब होते हैं यहाँ पर एनिमल्स के, उनको यहाँ पर एक तरीके से फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जा सके। तो फर्स्ट कमर्शियल इंस्टॉलेशन इसका किया गया था यहाँ पर एल्बे, जो यहाँ पर एल्बनी मेडिकल जो कॉलेज है 1993 में। और फिर प्रोसीजर जो है यहाँ पर हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इसको यूज किया गया कि जो भी बॉडी को कोई लेने नहीं आता है वो बॉडी को किस तरीके से क्रिमिनेट किया जा सके। तो क्रिमिनेशन एसोसिएशन नॉर्थ जो अमेरिका है उसके द्वारा फिर आगे चीजों को लेकर चला गया और फिर यहाँ पर आगे पता चला कि हाँ इसको यूज किया जा सकता है। तो अब आज के डेट में इसको वाटर क्रिमिनेशन, ग्रीन क्रिमिनेशन, केमिकल क्रिमिनेशन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये इसके बारे में आप लोग बेसिक चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली, जो यहाँ पर जो टूटू साहब है इनको यहाँ पर जो नोबेल प्राइज मिला वो 1984 में मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। ब्लैक जो थे यहाँ पर उनके खिलाफ जो यहाँ पर साजिश रची जाती थी गोरे लोगों के द्वारा, उसके अपोज में काम किया गया। नेल्सन मंडेला साहब के साथ में काम किया गया इनके द्वारा। ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन जो कमीशन था उसके चेयरपर्सन बने जब नेल्सन मंडेला साहब जो थे वहां पर इलेक्ट किए गए एज ए प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट यहाँ पर बने। तो इनके द्वारा काफी कुछ काम किया गया यहाँ पर अपार्थाइड के मूवमेंट के खिलाफ, काफी लंबे समय तक इनके द्वारा लड़ाई की गई। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं। इसके चलते इन्होंने डेमोक्रेटिक सोसाइटी और सोशल में जो डिवीजन होता है उसको खत्म करने की, लोगों के राइट के बारे में कैसे, जो वहां पर पासपोर्ट लॉ था एक तरीके से उसको एक अबोलिश, साउथ अफ्रीका जो पासपोर्ट लॉ था उसको अबोलिश किया गया, ठीक है। कॉमन सिस्टम यहाँ पर लेकर आए। इसी के साथ में किसी को डिपोर्ट किया जाता था जो यहाँ पर अपनी कंट्री से बाहर, उसको भी इनके द्वारा रोका गया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे सोसाइटी में जो कुरीतियां थी उनके ऊपर इनके द्वारा काम किया गया। तो जिसके चलते आज के दिन में हम लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, इसी के साथ में अलग अलग कंट्री के लीडर, प्रेसिडेंट, सबके द्वारा यहाँ पर इनकी जो डेथ हुई उस पर यहाँ पर सबने शोक व्यक्त किया। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो पूरा मैंने डिटेल में आप लोग को बता दिया, अब कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे क्या चलते हैं, बेसिकली देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। अब कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्या क्या मुद्दे थे, सारे मुद्दे मैंने आप लोगों को समझा दिए। अगर कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताएगा, उसको फिर आगे आने वाले टाइम में हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन कोई डाउट नहीं होना चाहिए, माइंड में डाउट क्लियर रहते हैं तो फिर लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद भी रख पाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर इनके बारे में डिस्कस किया मैंने डिटेल में, कई दिनों से सोच रहा था डिस्कस करूंगा, तो आज मैंने डिस्कस कर ही दिया। तो आज मैं अपने कंधे पर हाथ मारकर बोलूंगा शाबाश, आखिर कर ही दिया काम, ठीक है। एक छोटा सा एक इशू रह गया, मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें। ये हालांकि समझ सकते हैं आप लोग इसके बारे में कई सारी बातें। ये एक्वा मिशन जो है वो आज के डेट में क्यों ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो मोर एक्सपेंसिव है। वैसे इंसान को जलाना है तो आप लोग देखते हैं नॉर्मली लकड़ियां रखकर, कुछ भी ऐसी उपले वगैरह रखकर इंसान को जो है दाह संस्कार कर दिया जाता है, पर इसमें पूरा सिस्टम आप लोग को लेना पड़ेगा। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो एक अलग बात है, पर पैसा लगेगा, ठीक है। इसी के साथ में स्लाइटली डिफरेंट आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर। मोर एरिया जो यहाँ पर क्रिमिनेशन का जो है वो अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ एरिया, बट एक्वा मिशन जो है वो कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर कास्केट बनाना पड़ता है क्रिमिनेशन के लिए, जलाने के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें अलग से एक सिस्टम ये वाला देखने को मिलेगा। लॉन्गर टाइम लगेगा एक्वा मिशन में, इसमें काफी लंबे समय तक बॉडी को रखना पड़ता है, आराम आराम से वो खत्म होती है, तो ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर जिसका क्लच बचता है ये आप लोगों को एक्वा मिशन में अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो नीडेड द चूज द एक्वा मिशन ओवर द क्रिमिनेशन, अगर लार्जर क्रिमिनेशन आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो चीजें बचती हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है कि किसमें क्या बचता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख लीजिएगा, ज्यादा बड़ी तो चीज है नहीं। डीआरडीओ के बारे में हम लोगों ने बात की, कहां पर डीआरडीओ क्या क्या चीजें कर रही है और उसके कौन कौन से प्रोजेक्ट है, वो चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में यूएनएचसी के बारे में एक और आर्टिकल था जो कि मैंने डिटेल में आप लोगों से बातें की, यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को बताई। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको रोकने की कोशिश करें। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में काफी डिटेल मैंने डिस्कस किया, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। सारे अनएम्प्लॉयमेंट मेरे आप लोग को बताए, पूरा एक चैप्टर आप लोगों का कवर हो गया, ठीक है। तो ये था टोटल आप लोगों के सामने आर्टिकल। अब इसके बारे में आप लोगों को बताना है कौन कौन से आर्टिकल हम लोगों ने देखे। आज फिर एक आर्टिकल बच गया मुझे लग रहा है, ठीक है, ये NAFED के बल आज मैंने एक आर्टिकल एक्स्ट्रा दूसरा पढ़ा दिया। चलिए कोई नहीं, कल इसको देख लेंगे, ठीक है। वो लोग सर डेली एक आर्टिकल कर देते हो, कोई नहीं। आज दूसरे 2 आर्टिकल बचे थे ना, वो कवर कर दिए मैंने, डीआरडीओ वाला और एक वो एक्वा मिशन वाला, ठीक है।
तो इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की थी यहाँ पर, तो कौन कौन सी कंट्री है, एनएएफईडी के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिटेल में कल डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना इसके बारे में। अपार्थाइड के बारे में डिस्कस किया, बताइए यहाँ पर कब नोबेल प्राइज मिला था, फाउंडेशन डे डीआरडीओ का कब था, और इसी के साथ में कौन यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये डिस्कस किया था बेसिकली। इसी के साथ में यहाँ पर बात करते हैं आगे। अबे यार मैं ना अपने आप को ना इसके लिए सजा दूंगा, मेरा नंबर काट लेना आज आप लोग। ये कई बार मैं हरकतें करता हूँ, आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन थे, ठीक है क्या ही करूँ यार, ये स्लाइड में कई बार क्या होता है, जो सी ऊपर रहनी होती है ये वाली बेसिकली, ठीक है, और ये वाली ऊपर लग जाती है कई बार, और उसको फिर मैं गलती से फिर दिखा देता हूँ और फिर तो काम हो जाता है। चलिए आंसर देख लीजिए। ब्राजील की जो यहाँ पर कैरेडो करके यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये फॉरेस्ट के बारे में बात की थी। अपसाइड डाउन फॉरेस्ट क्या होते हैं वो डिस्कस किया था, आर्टिकल 21 डिस्कस किया था। मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा क्या बोला गया था, स्पा के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाना है, वो वाली बातें की गई थी। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर में जो एक डैम है गांधी सागर डैम, उसके बारे में बात की थी काफी डिटेल में। सूडान के बारे में डिस्कस किया था, और ये तो आज डिस्कस किया मैंने यहाँ पर देशमोन टिट्टू के बारे में, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा डैम है, फिर यहाँ पर देखने को मध्य प्रदेश के अंदर, फिर गुजरात के। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन, मॉर्निंग में फिर तैयार रहना पिटने के लिए मम्मियों से यानी कि सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। कोशिश करना 6:30 बजे तक अगर आप लोग तैयार मिल जाओ तो मजा आ जाएगा। 6:30 बजे तक आप लोग उठकर देख सकते हो अगर आप लोगों को लगता है तो कोशिश करना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।